हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड सेट 3 मॉडल सेट 3 जो जैक के द्वारा जारी किया गया है उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं पूरे आंसर के साथ। और वीडियो थोड़ा आप लोगों को लंबा लग सकता है क्योंकि इसमें जो कम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह दिए गए हैं, इस प्रकार के पैसेज, इसको डिटेल से डिस्क्रिप्शन करने के बाद ही क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया गया, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, सेम इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें भी। क्वेश्चन जो हैं आपके 40 रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा सुइटेबल आंसर होगा उसे आप लोगों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्लास 12 कोर कोर्स इंग्लिश सेट 3 के क्वेश्चंस को। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 7। 1 से 7 नंबर के लिए क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को इस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पैरा। द चिपको टुकलिंग इन हिंदी मूवमेंट और चिपको आंदोलन। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये आपका चिपको आंदोलन जो आपने सुना होगा। ठीक है, पेड़ को बचाने के लिए लोग जो हैं और विशेषकर महिलाएं वगैरह जो पेड़ से चिपक कर खड़ी हो जाती थी, जिससे कि जंगलों का कटाव को इस तरह से करके वो रोका करती थी। ठीक है, तो ये चिपको मूवमेंट के बारे में बोल रहा है कि चिपको मूवमेंट इज़ ए सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट। ये कैसा है? सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट है, यानी सामाजिक आर्थिक। दैट प्रैक्टिसेस द गांधीयन मैथड। और वो किस मेथड पर डिपेंड है, माने किस मेथड को वो फॉलो करता है? गांधीयन मेथड को। और वो गांधीयन मेथड क्या है? सत्याग्रह। याद कीजिए, गांधी जी ने भी सत्याग्रह किया था। एंड नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, विरोध करना है लेकिन मतलब उग्र विरोध नहीं करना है। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से, उसी को बोला जाता है नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। थ्रू द एक्ट ऑफ हगिंग ट्रीज, ये क्या करते थे? पेड़ों को गले लगाते थे। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग कट, ताकि उसे कटने से बचाया जा सके। द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन द अर्ली 1970s इन गढ़वाल विद ग्रोइंग रिसेंटमेंट टुवर्ड्स रैपिड डिफोरेस्टेशन। ठीक है, ये जो चिपको मूवमेंट हुआ इसकी शुरुआत को बताया जा रहा है। ये कब शुरुआत किया गया? आपका 1970s के आसपास। ठीक है, 1970s के आसपास इसकी शुरुआत को बताया जा रहा है। कहाँ पर? गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। विद ग्रोइंग रिसेटमेंट टुवर्ड्स रैपिड डिफोरेस्टेशन। ठीक है, ये जो वनों की जंगलों की कटाई हो रही थी उसके खिलाफ। द लैंडमार्क इवेंट इन दिस स्ट्रगल, और इसमें जो सबसे मील का पत्थर जिसको बोला जाता है वो हुआ 26 मार्च 1974 को। ठीक है, 26 मार्च 1974 व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीजेंट, जब एक माने किसानों का ग्रुप, वुमेन इन रेनी विलेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप लोगों का रेनी विलेज। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। 1970s में चिपको मूवमेंट शुरू हुआ, कहाँ पर? गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ। लेकिन सबसे जो लैंडमार्क था वो आप लोगों का हुआ रेनी विलेज में। ठीक है, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, एक्टेड टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज, ये लोग जो है पेड़ों को बचाने के लिए एक्ट करने लगे। एंड रिक्लेम्ड देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स दैट वर थ्रेटेंड बाय द कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको। ठीक है, और यदि रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो पहला जो रिकॉर्डेड चिपको आंदोलन था वो हुआ था, टुक प्लेस इन विलेज खेजराली जोधपुर इन 1731। कब हुआ था? 1731 में। ठीक है, खेजराली जोधपुर में। व्हेन 36 बिश्नोइस लेड बाई अमृता देवी सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ्स, जब अमृता देवी के द्वारा एक संगठन बनाया गया, उसमें उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए। वाइल प्रोटेक्टिंग खेजरी ट्रीज। ठीक है, खेजरी ट्रीज को बचाने के क्रम में। कंसिडर्ड सैक्रेड बाय द कम्युनिटी, जो उस कम्युनिटी के लिए सैक्रेड, सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र, पवित्र माना जाता था। बाय हगिंग देम एंड ब्रेव्ड द एक्सेस ऑफ लॉजर सेंट बाय द लोकल रूलर। इट ऑकर्ड एट ए टाइम व्हेन देयर वाज ए हार्डली एनी एनवायरमेंटल मूवमेंट, और ये उस समय की बात हो रही है, उस समय माने जो है पर्यावरण से रिलेटेड ज़्यादातर उस तरह से मूवमेंट, आंदोलन वगैरह नहीं चलाए जा रहे थे। इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड इट्स सक्सेस मीट दैट द वर्ल्ड इमीडिएटली टुक नोटिस, जिससे कि पूरी दुनिया ने इसे नोटिस किया। इट इंस्पायर्ड मैनी इको ग्रुप्स, जिसने पर्यावरण से रिलेटेड जो ग्रुप्स थे उसको बहुत ही ये प्रभावित किया। बाई हेल्पिंग टू स्लो डाउन रैपिड डिफोरेस्टेशन, इंक्रीज इकोलॉजिकल अवेयरनेस एंड demonstrate that possibility of people power. Above all, it stirred up the existing civil society in India, which began to address the issues of tribal and marginal people. Today, it is also being seen increasingly as an eco-feminism movement. Women were its backbone. ठीक है, ये देखिए, मैंने पहले भी बताया कि ये जो आंदोलन है इस प्रकार के, इसमें महिलाओं ने खासकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसलिए यहाँ भी बोल रहा है, देखिए, women were its backbone and core because they were the ones most affected by the rampant
डिफॉरेस्टेशन। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली ये महिलाएं थी। क्यों? विच लेड टू ए लैक ऑफ फायरवुड। जंगल यदि ख़त्म हो जा रहे हैं तो उन्हें जलावन के लिए लकड़ियाँ भी यहाँ तक कि प्राप्त नहीं होती थी। ठीक है, बहुत सारे देखिएगा हम लोगों के ग्रामीण इलाकों में जो जंगल वगैरह होते हैं वो रोज़ी रोटी के संसाधन भी प्रबंध करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फॉडर एज वेल एज ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन वाटर। ठीक है, और पीने के पानी के आप लोग जानते हैं पेड़ वगैरह नहीं रहेंगे तो हमें पीने के पानी की भी समस्या होगी। ठीक है, इरिगेशन वाटर की भी होती है, मिट्टी भी ख़राब होती है, बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं। In 1987, the Chipko movement was awarded the Right Livelihood Award। और 1987 में, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, चिपको मूवमेंट, ठीक है, वो अवॉर्डेड किया गया राइट लाइवलीहुड अवार्ड से। ठीक है, आइए अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। इस पैसेज को पढ़ने के बाद जो है कौन सा नॉट ट्रू है, सही नहीं है बोल रहा है। चिपको इज बीइंग सीन एज इको फेमिनिस्ट मूवमेंट टुडे। इको फेमिनिस्ट टुडे, ठीक है, ये सही है, हमें नॉट खोजना है। ठीक है, द मूवमेंट वाज अवॉर्डेड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन 1987। ये तो अभी जस्ट हमने अंडरलाइन किया, ये भी सही है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको टुक प्लेस इन जोधपुर इन 1931। ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट आपका हुआ था जोधपुर में वो कब हुआ था? 1731। ये देखिए 1731 में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपका 1731 में हुआ था। ठीक है, इसलिए सी जो है वो मेरा गलत है, तो हमें तो गलत ही चुनना है, इसलिए राइट आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द मूवमेंट प्रैक्टिसेस द गांधीयन मेथड्स ऑफ। ये मूवमेंट जो है प्रैक्टिस करता है गांधी के माने रूल्स को, उसके मेथड को। नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, ये तो था, सत्याग्रह भी था, सिविल डिसोबीडियंस का जिक्र नहीं किया गया है, नॉन कोऑपरेशन का भी जिक्र नहीं किया गया है, तो पहला और दूसरा। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिएगा, ओनली 1, 2 and 4, 1 and 3, ओनली 4। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों का देखिएगा कोई भी जो है वो करेक्ट नहीं हो रहा है, ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग जो है बी को ही मानेंगे। इसे मिसप्रिंट मानेंगे, मिसप्रिंट हो सकता है, 1 and 3 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग 1 and 2 मानेंगे और ऑप्शन जो बी है वो मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस नहीं, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस और सत्याग्रह ये दोनों ही थे हम लोगों के, इसलिए 1 and 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? Where did चिपको मूवमेंट स्टार्ट? चिपको मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था? हिमालयन रीजन में, पंजाब रीजन, विंध्या रीजन, गढ़वाल रीजन। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल रीजन में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, द लैंडमार्क इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन 26 मार्च 1974। ठीक है, जो मैंने बोला लैंडमार्क, ठीक है, जो मील का पत्थर साबित हुआ, सबसे फेमस हुआ, वो कहाँ हुआ था? 26 मार्च 1974 को। ये देखिएगा रेनी विलेज, हमने अंडरलाइन भी किया था, रेनी विलेज इज द राइट आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द चिपको मूवमेंट रिसीव्ड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन 1731, 1887, 1987, 1974। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1987। ठीक है, 1987 में जो है उसे राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्राप्त हुआ था, 1987 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन। ठीक है, जो पहला रिकॉर्डेड चिपको मूवमेंट था वो कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? खेजराली में हुआ था। ठीक है, पहला ही ऑप्शंस मेरा करेक्ट है, गढ़वाल, रेनी विलेज, विंध्या ये नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डेड बोल रहा है। ठीक है, रिकॉर्डेड, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट खेजराली में हुआ था। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 7, which word in the paragraph means as attended to? Attended to means started, formulation, prevent, address. right answer is option number D, address. ठीक है, attended to का मीनिंग है एड्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें फिर देखिए एक पैराग्राफ मिल रहा है, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। 8 to 12 के लिए, प्रेमा धनराज was 8, वो 8 वर्ष की थी। When a stove on which she was making coffee, स्टोव में वो कॉफ़ी बना रही थी जब वो 8 साल की थी, burst, वो फट गया। ठीक है, स्टोव फट जाता है, and the flames leapt, और उसकी जो लौ थी, ज्वाला थी, वो पूरे उसके फेस को निकल गई। ठीक है, पूरा चेहरा उसका जला दिया। प्रेमा वॉज ए ब्यूटीफुल चाइल्ड, बहुत सुंदर बच्ची थी, विथ डार्क आलमंड आइज एंड चिजल्ड फीचर्स, बहुत अच्छा उसका फेस कट था, फेस मैंने खूबसूरत थी वो। बट ऑन दैट फेटफुल डे, लेकिन उस
दिन, उस दुर्भाग्य वाले दिन, ये कब की बात हो रही है, 1965 को, ठीक है। विद इन सेकेंड्स, और एकदम चंद सेकंड में क्या हो गया, हर फेस वॉज मेल्टेड इनटू मैसेस ऑफ फ्लैश, और वो एकदम मांस का लोथड़ा टाइप का बन गया, जो इतनी खूबसूरत सी बच्ची थी उसका, ठीक है। आगे क्या बोलता है पैराग्राफ में, शी वॉज एडमिटेड टू ए क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल, ठीक है, वेलोर, ठीक है, उसे कहाँ एडमिट किया गया, वेलोर में एडमिट किया गया, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, विथ 50% बर्न्स, वो पूरी 50% जली हुई थी। सीइंग हर फर्स्ट बॉर्न बैटल फॉर लाइफ, रोजी हर मदर, ठीक है, ये उसकी मम्मी का नाम, उसकी मम्मी का नाम क्या है, रोजी, ठीक है। रोजी जो उसकी माँ थी वो क्या बोलती है, मेड ए पैक्ट विथ गॉड, उसने भगवान से एक सौदा किया, क्या सौदा किया, इफ़ यू सेव माई चाइल्ड, कि भगवान यदि आप मेरे बच्चे को बचा लेते हो, वो मेरी बच्ची बच जाती है, आई वो टू डेडिकेट, ठीक है, तो वो एक शपथ लेती है, ठीक है, कि हर टू सर्विस ऑफ योर पीपुल, कि मैं उसे आपके लोगों की सेवा में लगाऊंगी। आई विल मेक हर ए डॉक्टर, वो डिसाइड करती है कि वो उसे क्या बनाएगी, प्रेमा धनराज को डॉक्टर बनाएगी, एंड वर्क इन दिस सेम हॉस्पिटल सेपरेट, ऐसे उसने प्रार्थना की, भगवान से बेट लगाया, ठीक है, कि भगवान आप इसे ठीक कर दो और मैं इसे आपके लोगों की ही सेवा में इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनाऊंगी, ऐसा करके वो शपथ लेती है, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ। आइए क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। हाउ ओल्ड वाज प्रेमा व्हेन ए स्टोव ऑन विच सी वॉज मेकिंग कॉफ़ी बर्स्ट, कितने वर्ष की थी जब वो स्टोव में कॉफ़ी बना रही थी और वो फट गया था, तो 8 ईयर्स की ओल्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 8 साल की थी। द फेटफुल इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर, किस साल ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, कब घटी, देखिए 1965। राइट आंसर इज 1965, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच पार्ट ऑफ हर बॉडी वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाई द एक्स इंसिडेंट, इस घटना से उसके शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ उसका फेस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उसका फेस सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं। व्हाट डिड प्रेमा's मदर डिसाइड टू मेक हर इफ हर लाइफ वॉज सेव्ड, उसकी मम्मी ने क्या डिसाइड किया कि यदि उसका जीवन बच जाता है तो वो उसे क्या बनाएगी, तो वो उसे डॉक्टर बनाएगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स सेम एज वो गिवन इन द पैसेज, इस पैसेज में वो वर्ड मिला था, ठीक है, वो एक तरह से बोलिए तो प्रॉमिस करती है, भगवान से वादा करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ए सोलमन प्रॉमिस, ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ पैराग्राफ खत्म हो जाता है, अब हमें दूसरे क्वेश्चंस मिल रहे हैं राइटिंग से रिलेटेड, लेटर, नोटिस, रिपोर्ट या एडिटोरियल लेटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है, जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह जो न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है, नरेशन ऑफ द इवेंट, हम लोग जो घटना का वर्णन करते हैं वो ऑलवेज रिटन इन, वो किस फॉर्म में रहता है, प्रेजेंट फॉर्म में, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में वो रहता है, ठीक है, क्योंकि जो भी घटना घटती है, रिपोर्ट जो भी बनता है, वो जो है घटना बीत चुकी होती है। सपोज जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट घटने के बाद ही उसका रिपोर्ट बनता है, इसलिए इमीडिएट पास्ट फॉर्म में हम लोग उसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाइल राइटिंग एन नोट, ठीक है, जब भी हम नोट मेकिंग कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड, कौन सा मतलब फ्रीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ उसका किया जाता है, आर्टिकल्स का, एब्रीविएशंस का, सेंटेंसेस का या प्रीपोजिशंस का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एब्रीविएशंस का, ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, जैसे सपोज मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखना है तो हम मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए हमने एमए लिख दिया, ठीक है, इस प्रकार के एब्रीविएशन का फ्रीली यूज़ किया जाता है आपका नोट मेकिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए फॉर्मल लेटर द एडिटर टू द एडिटर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, ठीक है, जब भी हम लोग एडिटोरियल लेटर लिखते हैं, ठीक है, लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, तो कम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, इसको क्लोजिंग कैसे करते हैं, योर्स लविंग करके, 1 and 2 बोथ, दोनों तो हो नहीं सकता है, लविंग एडिटर से भाई लविंग वाला रिश्ता तो नहीं होता है, तो क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, योर्स ट्रूली हम लोग यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग एडिटोरियल लेटर लिखते हैं तो उसमें योर्स ट्रूली एंडिंग करते हैं, ठीक है, क्लोजिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, किस जगह पर हम लोग विथ लव का यूज़ करते हैं इनफॉर्मल लेटर में, ठीक है, क्लोजिंग के समय, हेडिंग के समय, ओपनिंग के समय, बॉडी के समय, ठीक है, तो देखिएगा ओपनिंग में तो यूज़ नहीं करते हैं, बॉडी में भी यूज़ नहीं करते हैं, क्लोजिंग में करते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हेडिंग में तो विथ लव शुरुआत नहीं करते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लोजिंग के समय हम लोग यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, सपोज वी डू नॉट नो द रेसिपेंट्स नेम ऑफ ए लेटर, सपोज हम लोग कोई लेटर लिख रहे हैं और हम लोग जो जिसे भेज रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं, उसका हम लोग नाम नहीं जानते हैं, ठीक है, हम उसे नहीं जानते, ठीक है, तो
हम उसे कैसे इंगित करेंगे, ठीक है, हम लोग लेटर में किस प्रकार से उसे सैल्यूटेशन क्या रहेगा, कैसे हम लोग उसे संबोधित करेंगे, ठीक है। हाउ कैन वी एड्रेस द रेसिपिएंट, डियर मिस्टर ऑब्लिक मिसेस, हेलो, डियर सर और मैडम, माय डियर, ठीक है। तो ये ज़्यादा रेस्पेक्टेड लग रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, डियर सर और मैडम, क्योंकि हम लोग उसका नाम नहीं जान रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हु शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल, ठीक है। हम लोग एक अच्छा आर्टिकल लिख रहे हैं तो हमें अपने दिमाग में, ठीक है, किसे रखना चाहिए। एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एडिटर को रखना चाहिए। ओनर ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के मालिक को रखना चाहिए। रीडर्स ऑफ देयर एंड देयर मूड, या इंग्लिश टीचर ऑफ द स्कूल। इंग्लिश टीचर तो आएगा ही नहीं भाई, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। रीडर्स एंड देयर मूड, जो पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनके मूड को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके हम एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। क्योंकि हमने मान लो लिखा और वो हमारे रीडर्स को, पढ़ने वालों को पसंद ही नहीं आया, तो फिर वो आर्टिकल गुड आर्टिकल नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड, ठीक है, नोटिस का जो हेडिंग होता है, नॉट बी देयर, बी ब्रीफ एंड कैची, बी लॉन्ग टेल कीवर्ड, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो नोटिस का हेडिंग कैसा होना चाहिए, तो बी ब्रीफ एंड कैची, वो कैची होना चाहिए। कैची कहने का मतलब उसका हेडिंग को देखकर ही आप समझ जाओ कि आखिर नोटिस किस विषय पर है, ठीक है। शॉर्ट हो, इन्फॉर्मेटिव हो, वो हेडिंग से ही हमें सूचना मिल जाए कि आखिर नोटिस किस विषय में है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज़ द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन ए नोटिस, नोटिस में सैल्यूटेशंस जो है वो कहाँ फिट बैठता है। जस्ट अबव द डेट, डेट के ऊपर, जस्ट बिलो द डेट, डेट के नीचे, अलोंग विद द डेट, डेट के साथ, या देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन ए नोटिस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कि नोटिस में हमें किसी भी प्रकार के सैल्यूटेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन ए नोटिस। क्वेश्चन नंबर 21, विच फियर ऑफ हिज लाइफ, ये देखिए हमारा राइटिंग सेक्शन भी खत्म हो गया, अब हम लोग टेक्स्ट में चले आए, ठीक है। टेक्स्ट बुक के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सॉल्व करेंगे। विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन द एस्से, ठीक है। डगलस जो है अपने किस डर के बारे में चर्चा किया है एस्से में, जो चैप्टर आपने पढ़ा, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ नाइट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फियर ऑफ वाटर। याद कीजिए वो जो है पानी से डरता था और पानी में डूब रहा था और उसकी बहुत मुश्किल से ही जान बच पाई थी, ठीक है, फियर ऑफ वाटर। हाउ ओल्ड वॉज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, ठीक है, वो कितने उम्र का था, ठीक है, हाउ ओल्ड बोल रहा है, जब डगलस ने स्विम करने का डिसाइड किया, सोचा कि वो स्विमिंग करेगा, तो ही वॉज 10 और 11, 12 और 13, 11 और 12, 13 और 14। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 10 और 11, ओके, ए इज योर करेक्ट आंसर। 23, विच एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज्ड फ्रेंच, ठीक है, एम हेमल का कौन सा लक्षण, कौन सा बर्ताव, व्यवहार जो है फ्रेंच को सरप्राइज किया। सॉफ्ट एंड काइंड, र्यूड एंड स्ट्रिक्ट, फर्म एंड स्ट्रिक्ट। देखिए एमएमएल जो थे शुरू से जब फ्रेंच जो है वो क्लास करता था वो उसे स्ट्रिक्ट मानता था, क्योंकि उनके पास हमेशा रूलर रहती थी, वो बच्चों को डांटते थे, पनिश वगैरह करते थे। लेकिन आज के दिन वो क्यों सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि एमएमएल का बर्ताव कैसा था, सॉफ्ट एंड काइंड था, क्योंकि वो याद कीजिए वो लास्ट लेसन था, ठीक है, लास्ट क्लास था, इसीलिए सॉफ्ट एंड काइंड। ए इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन पीपुल आर एंस्लेव्ड, जब लोग गुलाब होते हैं, ठीक है, एंस्लेव्ड, व्हाट की डू दे हैव टू प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार, ठीक है, चैप्टर में किस की का यूज़ किया गया है, ठीक है। द बिहेवियर, देयर पावर, देयर विल टू फाइट, देयर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की बात की गई है, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज की भी मनाही होती, ठीक है। अब से वहाँ क्या पढ़ाई होगी, जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, फ्रेंच का वो लास्ट क्लास था, इसलिए राइट आंसर देयर लैंग्वेज। 25, वाई डिड साहिब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया, साहिब और उसका परिवार इंडिया क्यों आया। दे लाइक्ड इंडिया, इंडिया उन्हें पसंद था। दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर, वे लोग जहाँ रहते थे वहाँ से उसे निकाल दिया गया। बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस देयर, या फिर वहाँ पर कोई भी संगठन या समाज से रिलेटेड जो विद्रोह वगैरह होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, दुर्घटना वगैरह होती है, उस प्रकार से हिंसा वगैरह होती है, तो ऐसा। या फिर बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज स्टॉर्म्स, क्योंकि आंधी तूफान के द्वारा उनके घर वगैरह, उनके खेत खलिहान वगैरह सब तहस नहस हो गए थे। वेयर डज साहिब लिव, तो साहिब जब वहाँ आया तो वो
कहाँ रहने लगा, ठीक है, सीमापुरी, मणिपुर, ढाका और पटना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सीमापुरी में वे लोग रहने लगे। ठीक है, सीमापुरी आउटर पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के ये बाहरी इलाका है सीमापुरी, वहाँ पर ये लोग रहने लगे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, इन ऑप्शंस में से फिरोजपुर, औरंगाबाद, फरीदाबाद या फिरोज़ाबाद में ग्लास बैंगल ब्लोइंग इंडस्ट्री का कौन सा सेंटर है। ठीक है, तो इसमें जो है राइट आंसर आपका फिरोज़ाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, फिरोज़ाबाद। क्वेश्चन नंबर 28, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डस मुकेश लिव। मुकेश किस प्रकार के घर में रहता था। ए बिग हाउस, बड़े से घर में, स्मॉल हाउस, छोटे से घर में, हाफ बिल्ट हट या आधी अर्धनिर्मित झोपड़ी, या ए हट, ये झोपड़ी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाफ बिल्ट हट। ठीक है, झोपड़ी थी वो भी अर्धनिर्मित थी। ठीक है, पूरी बनी हुई नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। ठीक है, नेचर का एक उदाहरण दिया गया है लेखक के द्वारा, कीपिंग क्वाइट जो पोइट्री है उसमें। ठीक है, नेचर से एक उदाहरण दिया गया है, तो वो किस चीज़ का सिंबल लिया गया है बोल रहा है, सन का, सॉइल का, नेचर एंड अर्थ या अर्थ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अर्थ का लिया गया है। ठीक है, अर्थ का ऑप्शन लिया गया है। टोटल इनएक्टिविटी किस सेंस में, वे हमें टोटल इनएक्टिव होने के लिए बोलते हैं, लेकिन टोटल इनएक्टिविटी नहीं। कहने का मतलब वो पृथ्वी का, अर्थ का उदाहरण देते हैं कि अर्थ भी हमें जैसे वो लगता है कि वो इनएक्टिव है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें जो देखोगे कोई बीज रहता है, वो बीज अंदर ही अंदर अपना कुछ फंक्शंस करते रहता है, उसमें जड़ वगैरह निकलते हैं, फिर वो पृथ्वी से बाहर निकलता है, ग्रो करता है, तो इस प्रकार से वो टोटल इनएक्टिव नहीं रहता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अर्थ। ठीक है, यूजर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म। फिशरमैन जो हैं कोल्ड सी में वो हार्म नहीं पहुंचाएंगे, किसे, सी हॉर्सेस को, मरमेड्स को, टॉर्टॉइस को या वेल्स को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, किसे नहीं हार्म पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, वेल्स को। ठीक है, फिशरमैन। क्वेश्चन नंबर 31, वाई वॉज मदर्स फेस पेल। ठीक है, मदर का जो चेहरा था वो पेल क्यों पड़ा हुआ था। पेल मतलब फीका, पीला पड़ा हुआ, मुरझाया हुआ। ठीक है, तो ड्यू टू हर एज, ड्यू टू हर इलनेस, उनकी एज के चलते, उनकी बीमारी के चलते, ड्यू टू लोनलीनेस, अकेलेपन के चलते, एज हर डॉटर वाज गोइंग अवे, या उससे बेटी दूर जा रही थी इसीलिए। तो राइट आंसर इज ड्यू टू हर एज। ठीक है, क्योंकि उसकी मम्मी की एज, उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए ड्यू टू हर एज होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 32, व्हाट इज पोएट्स चाइल्डहुड फियर। ठीक है, पोएट का चाइल्डहुड फेयर किया था, मदर्स इलनेस, मम्मी की बीमारी, मदर्स ग्रोइंग एज, मम्मी की बढ़ती हुई उम्र, या लॉसिंग हर मदर फॉर एवर, नॉट मीटिंग हर सून, या उससे जल्दी नहीं मिल पाएगी। राइट आंसर इज लॉसिंग हर मदर फॉर एवर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कि वो अपनी मम्मी को हमेशा के लिए खो देगी क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक रूटलेस वीड्स। ये जो लाइक रूटलेस वीड्स जो यूज़ किया गया है, पोइट्री का लाइन लिया गया है, तो इसमें आपको लिटरेरी डिवाइस पूछ रहा है, यानी फिगर ऑफ स्पीच, जिसे आप लोग हिंदी में अलंकार बोलते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, इस प्रकार के अलंकार आपने हिंदी में पढ़े होंगे। सेम उसी प्रकार से इंग्लिश में भी उसे अलंकार को फिगर्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो ये लाइक रूटलेस वीड्स जो है, ये किस अलंकार में है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है। सिमिली है, मेटाफर है, एलिटरेशन है, या पर्सोनिफिकेशन है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिमिली। ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइक यूज़ किया गया है। ठीक है, कैसे वो बच्चे दिखते हैं, लाइक रूटलेस वीड्स। ठीक है, जहाँ भी लाइक आप लोगों को मिलेगा तो आप समझ जाइएगा वो सिमिली, यानी जिसे हम लोग हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डू द गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट। ठीक है, जो पोइट्री है उसमें गवर्नर का जिक्र हुआ है, इंस्पेक्टर का जिक्र हुआ है, विजिटर का जिक्र हुआ है, तो ये क्या, किस चीज़ को वो इंगित कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये हायर ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, हायर ऑफिशियल्स तो हैं ही, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, पॉलिटिकल पीपुल हैं। ठीक है, ये भी रहते हैं फ्रीक्वेंटली जो विजिट करते हैं स्कूल्स वगैरह में। और डी क्या है, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपुल। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपुल। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हायर ऑफिशियल भी शामिल हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल हो जाते हैं, और पॉलिटिकल पीपुल भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड
टिसानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग हर जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, जर्नी के दौरान टिसानी दोषी के द्वारा कितने टाइम जोन्स क्रॉस किए गए, ठीक है, 6 टाइम जोन्स, 7 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन्स, 8 टाइम जोन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 9 टाइम जोन्स, ठीक है, 9 टाइम जोन्स उनके द्वारा क्रॉस किए गए, पार किए गए, ठीक है, अपनी यात्रा के दौरान। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन ऑपरेशन, ठीक है, कितने वर्षों से स्टूडेंट्स ऑन आइस ये प्रोग्राम, तो 6 वर्षों से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, लेट टाइगर्स बिवेयर, ये देखिए यहाँ से हम लोगों का ये सप्लीमेंट्री चैप्टर का है ये, लेट टाइगर्स बिवेयर, ठीक है, टाइगर सावधान हो जाओ, ऐसा करके। हु सेड दिस, ऐसा किसने कहा, एस्ट्रोलॉजर्स जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, या पाल्मिस्ट हाथ जो देखते हैं वे लोग, या द प्रिंस जंगजंग बहादुर, या द मिस्ट्रेस। तो ऐसा कहा था आपका द प्रिंस जंगजंग बहादुर ने, ठीक है। किस समय कहा था मैं ये भी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे देखिएगा आप लोगों को इस प्रकार से मिले होंगे और भी वीडियोस वगैरह, तो उसमें जो है एस्ट्रोलॉजर्स को सही बताया जा रहा है, लेकिन वो नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजर्स गलत होगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की ये जो बच्चा है वो जन्मा है, इसका जो राशि है किस नक्षत्र में जन्मा है वो बुल, और बुल का जो एनिमी होता है वो टाइगर होता है, ठीक है, बुल का दुश्मन कौन होता है, टाइगर होता है। तो प्रिंस जंगजंग बहादुर को खतरा था, किससे खतरा था, टाइगर से खतरा था, ठीक है। तो उसी समय वो बोलता है कि मैंने प्रिंस जंगजंग बहादुर की लेट टाइगर्स बीवेयर, कि टाइगर सावधान हो जाओ, ठीक है। ये मतलब एकदम छोटा सा बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, और उसी समय वो ऐसी भाषा में बात कर रहा था, तो एस्ट्रोलॉजर्स भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे कि इतना छोटा बच्चा, इतना इन्फेंट जो है वो कैसे बोल रहा है, ठीक है। तो लेट टाइगर्स बीवेयर ये किसके द्वारा कहा गया है, द प्रिंस जंगजंग बहादुर के द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसे आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा, द प्रिंस जंगजंग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मैनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ठीक है। हाउ मैनी रिंग्स, कितने रिंग्स जो हैं महाराजा भेजा, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की लेडी थी उसको भेजा, तो 50 रिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वाज डॉक्टर सेडाउस एज व्हेन ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका, जब डॉक्टर सेडाउ को अमेरिका भेजा गया तो उस समय उसकी एज कितनी थी, तो दैट इज 22 साल की उम्र में उसे जो है अमेरिका भेजा गया था। इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सेडाउ कैरी द वुंडेड मैन, ठीक है। इसमें भी देखिए ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सेडाउ कैरी द वुंडेड मैन, ठीक है, किसके कमरे में डॉक्टर सेडाउ हॉकी उस जो अमेरिकी जो वुंडेड मैन था, घायल आदमी था, उसको इलाज के लिए ले गया, अपने फादर के रूम में, अपनी मदर के रूम में, अपने बच्चों के रूम में, या अपने रूम में, ठीक है। तो बहुत सारे आंसर्स में आप लोग देखिएगा, आप लोगों को हिज ओन रूम ये करेक्ट बताया गया है, ठीक है, लेकिन हिज ओन रूम नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अभी वो उसका माने घर है, लेकिन एक्चुअली में वो उसके पिताजी का घर था, और उसके पिताजी जो हैं जिस कमरे में रहा करते थे, ठीक है, तो उसके पिताजी जिस कमरे में रहा करते थे वो कमरा जब उनके पिताजी की मृत्यु के पश्चात काफ़ी दिनों माने उतने दिनों से बंद पड़ा हुआ था, ठीक है। और उसी कमरे में जो है वो अमेरिकी जो वुंडेड मैन था उसको ले गया था, वुंडेड मैन को उसी अपने पापा के कमरे में ले गया था, क्योंकि याद कीजिए नौकरों ने भी उसका इलाज करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो क्या था, एक एनिमी था, ठीक है, वो एक दुश्मन था, ठीक है, एनिमी था। इसलिए वो लोग बोले कि नहीं नहीं हम लोग इसका इलाज नहीं करेंगे बोल के, तो फिर हाना उसकी जो वाइफ थी और डॉक्टर सेडाउ इन्होंने ही उसका ट्रीटमेंट करने का सोचा, क्योंकि वो एक पेशेवर जो है वो एक पेशे से एक डॉक्टर था, ठीक, और एक पक्का देशभक्त भी था। तो एक तरह से बोलो तो उसने दोनों कर्तव्य निभाए थे उसको बचाकर। तो वो उसे कहाँ ले गया था, अपने पिताजी के कमरे में ले गया था। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का तो आपने और भी वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा हिज ओन रूम, ठीक है, ये वाला डी ऑप्शन, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिज फादर रूम, अपने पापा के कमरे में ले गया था जो कि उनके मरने के बाद से बंद पड़ा हुआ था, ठीक है, तो वहीं सेफ रहेगा बोल के सुरक्षित रहेगा। और उस कमरे में, उसके पापा के कमरे में जितनी भी सुख सुविधा वाली चीज़ें थी या जो भी चीज़ वहाँ उस कमरे में सजावट की चीज़ें थी सभी जो है जापानीज स्टाइल के ही थे, जिससे पता चलता है कि उसके पापा एक बहुत बड़े देशभक्त थे, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिज फादर, ओके, उसके पापा के कमरे में ले गया। सो लर्नर्स, ये थे हमारे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 के इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड, जो कि मॉडल सेट
3 से रिलेटेड है, ठीक है। इससे पहले भी सेट 1 और सेट 2 जो है आप लोगों को अपलोड कर किया गया है। आप लोगों से यदि मिस हो गया होगा तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। और आज ये सेट 3, ठीक है। और फ्यूचर में हम लोग जल्दी 1-2 दिन में सेट 4 को भी कंप्लीट करने वाले हैं। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।